पेन किलर से थोड़ी सी नींद आती है, थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो वो एक एडिक्शन बन जाती है। और वो पेशेंट जो है विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस उसको कंटिन्यू करते हैं, महीनों महीनों सालों सालों लोग खाते रहते हैं। उसके कारण जो है किडनी डैमेज होने का बड़ा रिस्क हो जाता है बड़े। और बच्चों से ही जो ओबेसिटी है वो आगे चल के फिर मिडल लाइफ में वो उसको बढ़ा देती है, और उसके कारण उनका जो लीवर का जो फर्दर प्रोग्रेशन है वो हो जाती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हेल्थ टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में। और आज का हेल्थ टॉक जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम हमारी बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, किडनी को। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जाने माने डॉक्टर SK बाली जी हमारे साथ हैं, जो फॉर्मर प्रोफेसर और इसके साथ साथ HOD हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के, और ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं। और फिलहाल एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, अभी BN हॉस्पिटल में करंटली जो है सर्विस दे रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत करने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है जी, थैंक यू सर आपके कीमती समय के लिए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैंने मेडिकल कॉलेज जम्मू यहाँ पे MBBS किया, और उसके बाद MD मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से किया। उसके बाद मैंने DM नेफ्रोलॉजी PGI चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट से किया, और उसके बाद वहाँ से DM करने के बाद मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। तो 97 में मैंने यहाँ फैकल्टी में ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे मैं एज प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। और 2018 में यहाँ से मैं रिटायर होके, और उसके बाद यहाँ पे BN हॉस्पिटल में डायलिसिस और नेफ्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जी। और सर, अगर बात करें हम किडनी की, तो किडनी के ऊपर एक सर्वे किया गया, वर्ल्ड वाइड एक सर्वे हुआ, जिसके अंदर देखा गया कि 10% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें जो 10% लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो किडनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो लाइक आपने काफ़ी एक्सपीरियंस अभी आपको है, तो आपके अकॉर्डिंग अब तक कितने जो है जो कॉमन हेल्थ इश्यूज़ हैं किडनी के रिगार्डिंग जो है अभी साफ जो है वो सामने आ रहे हैं? किडनी के जो डिजीज़ हैं उनको हम बेसिकली, जो किडनी फेलियर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, उसमें एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल उसको एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है ये बहुत ही पूरी वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में भी एक कॉमन डिजीज़ है, जिसे एक कह सकते हैं कि इसका प्रपोर्शन बड़ा ज़्यादा है। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और किडनी की जो दूसरी बीमारियां हैं, जिसे ग्लोमेरुलोपैथी कहते हैं या स्टोन डिजीज़ कहते हैं, उनके कारण जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इंसिडेंस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी वेरियस स्टेजेस हैव बीन डिवाइज्ड, स्टेज 1 to stage 5। तो उसका जो इंसिडेंस है वो अराउंड जो है वेरियस सर्वेज में अराउंड 10% पेशेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो एकदम किसी कारण हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जिसे हम हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं, जैसे ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गई, या कोई टॉक्सिन्स के कारण, तो एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। उसका भी इंसिडेंस जो है वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी हॉस्पिटल। अगर वो कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, ICU सेटिंग है, वहाँ 20-30% जो पेशेंट्स हैं उनका किडनी इंजरी जो है माइल्ड टू सीवियर होती है। तो अगर ऐसे जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो उसमें भी जो इसका इंसिडेंस है वो टॉक्सिन्स के कारण, ड्रग्स के कारण और इन्फेक्शन के कारण उसका भी इंसिडेंस जो है बढ़ रहा है। ये एक प्रिवेंटेबल है एक्यूट किडनी इंजरी जो है, जैसे किसी को ब्लड लॉस हो गया, डायरिया, वोमिटिंग से फ्लूइड लॉस हो गया, उससे जो हमारा किडनी का डैमेज है, अगर उसको हम टाइमली प्रिवेंट कर सके, उसको फ्लूइड टाइमली मिल जाए, ब्लड लॉस का रिकवर हो जाए,
और उसको हम रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन अगर उसको टाइमली इंटरवेंशन ना की जाए तो वो फिर एक्यूट किडनी इंजरी सीवियर हो जाती है और उसको फिर ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। जी जी। तो बात करें सर, काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ जो किडनी के रिलेटेड हैं आपने बताए, तो इन तमाम हेल्थ इश्यूज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कौन से स्टेप्स हैं या प्रिकॉशंस जो है वो हमें लेने चाहिए कि हम अपनी बॉडी है, अपनी जो किडनी है, उसको एक हेल्थी किडनी बना सकते हैं? इसमें ऐसा है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मेजर हमारी जो एपिडेमिक फॉर्म में है उसके मेन दो रीज़न है। एक तो डायबिटीज़ है, एक ब्लड प्रेशर है। अडल्ट्स में ब्लड प्रेशर जो है ऑलमोस्ट 20 to 25% पेशेंट जो है पॉपुलेशन में उनको माइल्ड टू सीवियर हाइपरटेंशन रहती है जी। और कई लोगों के इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो जांच नहीं कराते, उसको पता नहीं चलता जब तक कि वो जो दूसरे हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, आइज़ है, किडनी है, उन पे जब और ब्रेन में स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है ब्लड प्रेशर के कारण। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है ये एक अर्ली डिटेक्शन इसका इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उनमें रीनल डिजीज़ होने का रिस्क है, तो उनको हम एवेल्युएट करें अर्ली स्टेज में। एक तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस और फिर डायबिटीज़ जिसको पता है उसका किडनी इन्वॉल्वमेंट का जो है उसके टेस्ट करना ज़रूरी है। उसमें आमतौर पर यूरिन एग्जामिनेशन एक अर्ली टेस्ट जो है, जो सिंपल टेस्ट है, यूरिन में प्रोटीन का आना जो है अर्ली स्टेज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे हम कहते हैं, अगर हम यूरिन का रूटीन डायबिटिक पेशेंट्स को टेस्ट करें तो उसमें पता चलेगा कि भाई इनका रीनल इन्वॉल्वमेंट का होने के चांसेस है। और दूसरे जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जिसे हम ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल और अल्ट्रासाउंड किडनीज का, ये करके हम देख सकते हैं कि इन पेशेंट का किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है या कितनी सीवियर हो गई है। तो ये दो डिजीज जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट एपिडेमिक फॉर्म में, जिसे हम कम्युनिटी लेवल पे एक उनका अर्ली डिटेक्शन और अर्ली टेस्टिंग से उसको फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर को सही ड्रग से टाइमली कंट्रोल किया जाए, हमारे पास बड़ी ड्रग्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, लेकिन किडनी प्रोटेक्शन के लिए अर्ली स्टेज में कोई ड्रग दी जाती हैं। अगर वो रीनल फेलियर उसका ज़्यादा एडवांस हो गया तो वो कोई दूसरी ड्रग दी जाती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और कई बार हमें जो ड्रग्स हैं उनको कम्बिनेशन में देना पड़ता है। 2-3 ड्रग्स का कम्बिनेशन से कई बार ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कंट्रोल नहीं होता, तो उनके कारण फिर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये कई लोगों का ऐसा है कि भाई उनको हेडेक हो या उनको पता चल जाता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, लेकिन हमें सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं पेशेंट के। यूजुअली जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कम होते हैं ब्लड प्रेशर के। हमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करनी है। अब लेटेस्ट तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट को अपने घर में ब्लड प्रेशर अपरेटस रखना चाहिए और अपना जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है होम मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कई बार हमें ब्लड प्रेशर की 24 आवर ब्लड प्रेशर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वो करनी पड़ती है कि उसका किस टाइम में, मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या नाइट पे हो रहा है, उस पे देख के हम उसकी जो ड्रग्स की डोज है वो रेगुलेट कर सकते हैं। जी जी। तो सर इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अगर हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात करें, उनका ये कहना होता है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिएंगे तो किडनी जो है वो हेल्थी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ तक सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये सही है या किस तरीके से? मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। इसका ये एक लोगों में आम धारणा बन गई है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका किडनी इन्वॉल्वमेंट है, किस डिजीज़ से है, कितनी है, उसी हिसाब से आपका फ्लूइड इनटेक जो है वो उस पर डिपेंड करता है। जिन लोगों को स्टोन डिजीज़ के चांसेस है, जिन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा है या कुछ और डिहाइड्रेशन है, किसी को गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है जहाँ पे फ्लूइड इनटेक जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए, कोई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जो लेबर क्लास के हमारे लोग हैं वो काम करते हैं, उनका जो स्वेटिंग और दूसरा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से फ्लूइड लॉस होता है और वो पानी नहीं पीते, उसके कारण उनको जो किडनी पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उन लोगों के अलावा
जिनको ऑलरेडी किडनी के इन्वॉल्वमेंट है उनको फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है। उनको अगर पाँव में स्वेलिंग हो गई है, मुंह में स्वेलिंग हो गई है या सांस चढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस हैं। फ्लूइड लोड, उस कंडीशन में हम पेशेंट को फ्लूइड जो है इनटेक उसको कम करने के लिए बोलते हैं। अगर उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, रेनल फेलियर हो गया, उसका किडनी का इन्वॉल्वमेंट बड़ा सीवियर हो गया है और फ्लूइड रिटेन हो गया है, तो उसमें फ्लूइड ज़्यादा नहीं लेना है। उसमें जो है फ्लूइड उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या डिजीज़ है। जी जी। इसी के साथ सर अगर हम बात करें मेल और फीमेल बॉडी में थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस है, तो दोनों में कौन कौन से जो किडनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उनके बारे में बताएं। देखिए, मेजॉरिटी जो हमारी डिजीज़ हैं वो दोनों फीमेल मेल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ है जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो फीमेल्स में हर एज में मेल से ज़्यादा होती है। सिर्फ जब 60 एज के ऊपर मेल में जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का रिस्क होता है, उसमें मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा चांसेस है। दूसरा जो फीमेल्स में जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, रीनल प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन है, तो वो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, 20 वीक्स के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो उसको पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं या प्री इक्लम्पसिया कहते हैं। वो एक डिजीज़ जो है वो हमें फीमेल रिलेटेड है। कुछ ऐसी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है जिसे हम कोलेजन वास्कुलर डिजीज़, जिसमें एक SLE डिजीज़ है जिसमें हमें आर्थराइटिस होता है, बोन में पेन होती है, जॉइंट स्वेलिंग होती है, स्किन में रैश हो जाता है और किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वो SLE जो है वो भी हमारे जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। और कुछ रेयर डिजीज़ जो होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टोन डिजीज़ में भी कई बार मेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं, तो हाइपरटेंशन का भी थोड़ा मेल्स में ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी जी। तो और दूसरी जो हमारी कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, बड़े टाइप की हमारे, जैसे किडनी की, आम भाषा में किडनी की सोजिश कहते हैं, जी जी। उसमें बच्चों में कुछ डिजीज़ होती हैं जिसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। मिनिमल चेन डिजीज़ एक बड़ा ही कॉमन बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टाइप है, जिसमें यूरिन में प्रोटीन आती है, मुंह और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। उसमें जो 2 साल से बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे में कॉमन है। 90% जो बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, उनमें मिनिमल चेन डिजीज़ होती है। उसके अलावा अडल्ट्स में दूसरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है, वो प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू होता है और पाँव और मुंह में स्वेलिंग होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वो एक किडनी की जो डिजीज़ हैं जिसे हम स्पेसिफिक किडनी डिसऑर्डर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हमने सिस्टमिक डिसऑर्डर बताए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये कुछ जो डिजीज़ हैं जो हमें किडनी को डैमेज इमीडिएटली भी कर सकते हैं, विद इन वीक्स टू मंथ्स कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म ओवर ईयर्स कर सकते हैं। तो उनका डायग्नोज करना, कई बार हमें उनका यूरिन एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसमें कितना प्रोटीन आ रहा है और ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, यूरिन में RBC आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसका यूरिया क्रिएटिनिन कितना है, उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखना पड़ता है। और कई बार हमें इन डिजीज़ का डायग्नोज करने के लिए किडनी का बायोप्सी करनी पड़ती है। जी जी जी। तो बायोप्सी करके फिर हम देखते हैं कि उसको कौन सी ड्रग्स हैं जो दे सकते हैं, ताकि उसका जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है उसे हम प्रिवेंट कर सकें या उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको हाल्ट कर सकें। जी जी। सर बात करें, अभी कहीं ना कहीं कुछ लोग एजुकेटेड हैं, लाइक वो मोस्टली उनको कोई लाइक नॉर्मल पेन भी होता है तो पेन किलर लेते हैं, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम होती है, बिना डॉक्टर से एडवाइस किए वो कुछ भी जो मार्केट में अभी पेन किलर चल रहे हैं, गैस्ट्रिक के रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उनको वो ले लेते हैं। तो ये कितना इफेक्टिव रहता है और क्या इसका कोई बॉडी पे नुकसान रहता है? ये आपने बड़ा अच्छा एक इशू रेज किया है। जो पेन किलर हैं जिसे हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID, ये एक बड़ी कॉमन प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है जिसे हम किडनी डैमेज को रोक सकते हैं। बड़े लोग हेडेक के लिए, बैक के लिए, घुटनों की दर्द के लिए
जो पेन किलर है वो ओवर द काउंटर ऐसे केमिस्ट शॉप से ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, या डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे भी लेते हैं, लेकिन वो उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं जी। थोड़े दिन के लिए। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है आपको किसी पेन के लिए तो कुछ देर के लिए आप उसको ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको आराम आता है और पेन किलर से थोड़ी सी नींद आती है, थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो वो एक एडिक्शन बन जाती है और वो पेशेंट जो है विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस उसको कंटिन्यू करते हैं, महीनों महीनों सालों सालों लोग खाते रहते हैं। उसके कारण जो है किडनी डैमेज होने का बड़ा रिस्क हो जाता है। बड़े लोगों में देखा गया है कि पेन किलर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट काज है जो किडनी डैमेज करता है। जी जी। गैस्ट्रिक का जो आपने बताया है, वो कई ऐसी ड्रग्स हैं जो हम जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, वो हम एसिडिटी के लिए लेते हैं। उनको भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए तो उनका भी जो किडनी डैमेज में उसका भी रोल आया है, तो वो भी अंडर सुपरविजन और लॉन्ग टर्म नहीं लेने चाहिए। दूसरी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड, जेटामाइसिन, एमिकासिन, इनको हम जेटामाइसिन, ओमेकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो एल्डरली पेशेंट हो जिसका ऑलरेडी किडनी डैमेज हो, उन लोगों को ये और किडनी डैमेज कर देती है। तो ये ड्रग्स भी जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको भी अंडर सुपरविजन लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इनका लेना भी जो है, और जिसको ऑलरेडी किडनी इन्वॉल्वमेंट है उसमें ये बढ़ सकती है किडनी इन्वॉल्वमेंट। जी। इसी के साथ सर अगर हम बात करें मोस्टली जो फैटी लीवर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम है। तो फैटी लीवर का कैसे जो है ये बढ़ता है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और किस एज ग्रुप में जाकर मोस्टली जो है वो देखा जाता है? ये फैटी लीवर जिसे हम लीवर में फैट सेल का डिपोजिशन है तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। तो ये एक विसरल फैट, इसको कहते हैं विसरल फैट। एक हमारा बॉडी में सबकुटेनियस जो हमारा स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है, ऐसा ही फैट जो है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे भी डिपॉजिट होता है। उसमें जो लीवर में जो फैट डिपोजिशन है जिसे विसरल फैट डिपोजिशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। एक तो ओबेसिटी में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है और दूसरा डायबिटिक्स जैसे हैं, डायबिटीज़ में जो है उनका भी फैटी लीवर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ये अगर माइल्ड स्टेज में होता है तो डाइट कंट्रोल से वो अगर हम उसका जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट को हम स्ट्रिक्ट करें और जो दूसरे डाइट के फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और उसको फर्दर प्रोग्रेशन रोकी जा सकती है। लेकिन अगर वो सीवियर हो गया, उसको बाद में फाइब्रोसिस हो जाता है और उसके बाद जो है लीवर डैमेज होने का खतरा हो जाता है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो उससे सिरोसिस होने का खतरा हो जाता है बाद में, जब ज़्यादा सीवियर फाइब्रोसिस हो गया अगर वो डिजीज़ प्रोग्रेस करके। तो ये जो विसरल फैट है ओबेसिटी रिलेटेड है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटिक का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, डाइट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। किस एज में ग्रुप में ये देखा जाता है सर? ये नॉर्मली तो 40 एज के अबोव है, लेकिन आजकल जो बच्चों में भी देखा जा रहा है ये, क्योंकि बच्चों का भी जंक फूड का जो इनटेक है वो बढ़ गया है और रेगुलर डाइट जो उनको लेनी चाहिए, जो एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, जो हमारे नेचुरल डाइट के वो हैं वो कम लेते हैं और जंक फूड ज़्यादा लेते हैं और उनका जो एक्सरसाइज है बिल्कुल कम हो गई है बच्चों में। तो बच्चों में भी इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ गया है। तो अभी देखा गया कि ओबेसिटी जो है वो बच्चों में बड़ी एक कॉमन एक एपिडेमिक हो रही है और बच्चों से ही जो ओबेसिटी है वो आगे चल के फिर मिडल लाइफ में वो उसको बढ़ा देती है और उसके कारण उनका जो लीवर का जो फर्दर प्रोग्रेशन है वो हो जाती है। जी जी। तो इसी के साथ सर अगर हम बात करें सर यूथ की, हमने बात करी है तो यूथ कम से कम जो मोस्टली जो है वो जिम जाते हैं तो वहाँ उनको बहुत सारे सप्लीमेंट के लिए कहा जाता है कि आप ये सप्लीमेंट लो और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर से बिना एडवाइस किए वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो वो लेना कितना सही है और कितना वो बॉडी पे अफेक्ट करता है? क्या मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे? जो सप्लीमेंट जिम में जाते हैं लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, वो चाहते हैं कि 1 मिनट में उनके मसल बन जाएं और वो एक मस्कुलर
बॉडी बनाए। तो उसमें एक तो एक्सरसाइज वो करते हैं, और ये भी देखा गया कि अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज जो है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कई लोगों की तो बड़ी सीवियर प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा ये जो उनका डाइट सप्लीमेंट्स है, इसमें हाई प्रोटीन डाइट होती है जो सप्लीमेंट्स है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक है, जैसे एनाबॉलिक्स हैं, कुछ एनाबॉलिक्स ले रहे हैं, कुछ प्रोटीन का क्वांटिटी का पता नहीं है कितना प्रोटीन ले रहे हैं, और उसके साथ कुछ टॉक्सिन्स है उसमें जो मिलाए गए हैं जो बॉडी को स्टिमुलेट, स्टीरॉइड्स का ज़्यादा वो रहता है। हाँ वही ना, वो स्टिमुलेट बताया ना, वो जो स्टीरॉइड्स है, एनाबॉलिक्स हैं, ये जो उनको बताया जाता है कि इससे बॉडी जो मस्कुलर बॉडी हो जाएगी। तो इसका जो स्टीरॉइड्स का तो पूरी बॉडी में बैड इफेक्ट होता है जी। तो उनका जो बोन वीक हो जाती है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और दूसरा जो उनको गैस्ट्रिक में अल्सरेशन होने का रिस्क रहता है, उनको इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो ये जो, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड नहीं है, जो भी वो सप्लीमेंट दे रहे हैं उनका जो कंटेंट्स हैं वो क्लियर कट मेडिकली उसमें कह नहीं सकते कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। वो तो ऐसे ही किसी ने बना दिया भाई इसमें सप्लीमेंट है, वो कोई मेडिकली प्रूव्ड नहीं है, और वो कितना ले रहे हैं वो भी एक लोगों को पता नहीं है। वो एक्सेसिव ले रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटीन लेने से, तो एक्सेसिव स्टीरॉयड और एनाबॉलिक लेने से तो नेचुरल उनका जो बॉडी सिस्टम पे इसका बैड इफेक्ट हो रहा है। जी जी। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो मोस्टली देखा जाता है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, और कैसे जो एक आम व्यक्ति जो भी हमें देख रहे हैं वो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, या कौन से प्रिकॉशन जो है उनको लेने चाहिए? स्टोन एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, पर्टिकुलरली हमारे एरिया में। ये जो पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, और पाकिस्तान का पंजाब, और वहाँ का अफ़गानिस्तान तक, जो इसको हम स्टोन बेल्ट कहते हैं। तो इस एरिया में ये देखा गया कि जो वेदर है उसमें बड़ी फ्लक्चुएशन है, और वो ड्राई वेदर है, हॉट एंड ड्राई वेदर, उसमें जो कंसंट्रेशन हो जाती है ज़्यादा फ्लूइड की, और उसके कारण कुछ स्टोन का बनने का ज़्यादा रिस्क है। और कुछ यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, कुछ कैल्शियम और ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। तो अब ये स्टोन का एनालिसिस करके पता चलता है कि इसका कौन सा टाइप का स्टोन है। यूरिक एसिड भी एक जो है डाइट पे डिपेंड है, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो यूरिक एसिड का लेवल हम टेस्ट करते हैं, और यूरिक एसिड हाई होने से पेशेंट को एक तो जॉइंट में पेन होगी, पर्टिकुलरली पाँव के अंगूठे का जो जॉइंट होता है वहाँ पे पेन होती है, और वो स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम गाउट का एक्यूट गाउट अटैक कहते हैं। ऐसे लोगों में जब यूरिक एसिड हाई रहेगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में बनेंगे, तो उसका जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसके कारण जो है वो स्टोन बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम फ्लूइड इनटेक उनको बोलते हैं कि ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लिया जाए। यूरिक एसिड का कंट्रोल के लिए उसकी डाइट है, जो प्यूरिन डाइट, जैसे रेड बीट है और बीन्स हैं, इनको कम करते हैं, इनको बोलते हैं ये आपने नहीं लेनी है, डाइटरी कंट्रोल उनको बताते हैं। और कुछ ड्रग्स हैं जो यूरिक एसिड लेवल को कम करते हैं, तो वो ड्रग्स जो है हम उनको यूरिक एसिड लेवल के लिए कम करने के लिए रेगुलरली देते हैं, ताकि वो यूरिक एसिड उनका कंट्रोल रहे। और अगर किसी को स्टोन जो है वो उसका साइज़ बड़ा है, या वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, और हम अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करके उसकी जो डायग्नोस करते हैं, तो अगर तो वो छोटा स्टोन है तो वो खुद ही पास आउट हो जाता है। लेकिन उसका अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो फिर उसको सर्जिकली जो है वो रिमूव किया जाता है, नहीं तो वो किडनी डैमेज कर देगा। उसको सर्जरी, जिसको हम लिथोट्रिप्सी सर्जरी कहते हैं, तो उसमें भी न्यू और टेक्नोलॉजी आई है जो स्टोन को रिमूव कर देती है। उसमें ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता,
और एंडोस्कोपिकली वो स्टोन को रिमूव कर देते हैं। जी जी। इसी के साथ सर मैं जानना चाहूँगा, मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो किडनी डोनेट करते हैं, तो जो किडनी डोनर है, जो डोनेट करने वाले हैं, जहाँ कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं? क्या डोनेट करना सही है? अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना इफेक्टिव है? जहाँ एक हेल्थी किडनी डोनर के क्या क्या सिम्टम्स जो है होने चाहिए? देखिए, ये किडनी डोनेशन जो है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसके लिए हम एक तो लाइव रिलेटेड डोनर होता है, जो पेशेंट है उसका जो इमीडिएट रिलेशन में है वो किडनी डोनेट करेगा। उसको डोनेशन जो कर रहा है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसकी अपनी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई किडनी डिजीज़ है, या कोई ऐसी उसको डिजीज़ है, तो पहले तो उसको डिटेल में उसका एवेल्युएट किया जाता है। जी। तो अगर हेल्दी पर्सन किसी को किडनी डोनेट करता है तो उसको खुद कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। कोई सर्जिकल रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन बड़ी रेयर होती है, उसके बाद भी उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल चलती है, उसमें कोई उसको और प्रॉब्लम इसके कारण होने का, क्योंकि एक किडनी से नॉर्मली वो अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर सकता है, कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिज़िकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसको और कोई ये है कि उसको चेकअप करना ज़रूरी है कि कोई उसको बाद में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसके कारण, डोनेशन के कारण उसकी सेहत में कोई असर नहीं पड़ता। जी जी। सर बहुत सारी चीज़ें किडनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ पे हमने बात करी, तो कुछ मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि खाने या पीने में ये चीज़ें जो है वो अगर ली जाएं तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज़ आने वाले किडनी रिलेटेड उनको हम अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले क्या होता था कि जब पेशेंट जब उसको कोई सिम्टम हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जी। तो सिम्टम कॉमनली क्या होता है कि पेशेंट को पेन हो। जी जी। जब तक पेन ना हो तो कोई डॉक्टर को दिखाने नहीं जाता। लेकिन अब जो लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो अब जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में ऐसे ही हमारे बाकी ऑर्गन्स जो हार्ट की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, हमारी ब्रेन में स्ट्रोक है, ये कॉमन एक इमरजेंसीज है। तो इन सब के लिए हमें एक रूटीन में मेडिकल चेकअप करना चाहिए, जो हेल्दी भी है, जिसको कोई सिम्टम नहीं है। बड़ी बार हमने देखा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पेन नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ थकान होती है, थोड़ा सा हेमोग्लोबिन कम हो जाता, थोड़ी भूख कम लगती है। तो कई बार ये लोग इसको नॉर्मल लेते हैं कि ये ऐसे ही मेरा एज रिलेटेड है या मैंने कुछ खा लिया। तो हर एक जो मिडिल एज में लोग हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इसका चेक करना चाहिए, और जिन लोगों को फैमिली डिजीज़, किडनी डिजीज़ फैमिली में है, उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि उनको कोई किडनी इशू ना हो। तो ये एक नॉर्मल हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जो सेहत है, ये डिजीज़ को नहीं समझे, अपनी हेल्थ को समझे। हेल्थ अगर जो आप क्या डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वेट आपका कितना है, ओबेसिटी तो नहीं है, उसको आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का आपने वो करना है, चेक करना है, और यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिया क्रिएटिनिन, अल्ट्रासोनोग्राफी एक सिंपल इन्वेस्टिगेशंस है जो हमें रेगुलरली करने से हमें अर्ली स्टेज में डिजीज़ का डायग्नोज कर सकते हैं। और जो हमने पहले डिस्कस किया, जो ड्रग्स हैं, अनवांटेड ड्रग्स, कोई देसी ड्रग्स है, कोई एनाल्जेसिक्स हैं, कोई ऐसे ही लोग कहीं पे देखा गया कि लोगों को ऐसे ही कोई किसी को थोड़ा सांस चढ़ा, उसको ब्रोंकियल अस्थमा का डायग्नोज करके पूड़ियों की दवाइयाँ दे रहे हैं, जिसमें स्टीरॉयड पड़े हैं, एनाल्जेसिक पड़े हैं। जॉइंट पेन के लिए कई लोग देसी दवाइयाँ खा रहे हैं, और देसी दवाइयाँ क्या है, वो यही दवाइयाँ उन्होंने उसको मिक्स करके तो वो उसको दे रहे हैं ताकि उसको रिलीफ लगता है, तो वो एडिक्ट हो जाता है उस दवाइयों का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए, और जो अर्ली स्टेज में डिजीज़ है उसकी प्रॉपर मेडिकल जो एडवाइस है क्वालिफाइड लोगों से वो लेनी चाहिए, ताकि उनकी डिजीज़ को एक टाइम पे उसको फर्दर प्रोग्रेशन से रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस के बाली जी,
जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं नेफ्रोलॉजी के। और बहुत अच्छा इन्होंने किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर हमने बात करी और काफ़ी सारी चीज़ें जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं और काफ़ी दर्शक जो इसके बारे में नहीं जानते, तो आप ज़रूर इस इंटरव्यू को पूरा देखें। और जो हमने हेल्थ इश्यूज़ पे बातचीत करी है आपको वो कैसी लगी है, जहां आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किडनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो एपिसोड हो हेल्थ टॉक का वो किस टॉपिक पे होना चाहिए या किस हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आप चाहते हैं कि हम उस पर बातचीत करें, उनके जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे हम बातचीत करें उसके बारे में और हमारे दर्शकों के साथ जो है वो शेयर करें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।